बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और मज़े में नहीं है कोई बात नहीं, अब चूँकि वीकेंड की जानिब हम बड़े एनर्जी लेवल्स आप हो चुके हैं। मेरे तो स्पेसिफिकली जैसे ही वेडनेसडे से आगे दिन शुरू होते हैं मुझे एनर्जी आना शुरू होती है कि अब वीकेंड आने वाला है, मेरी छुट्टी होने वाली है 2 दिन की। आई होप बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है क्योंकि वीकेंड का इंतजार तो हर कोई शिद्दत से करता है। आई फील फॉर दोज पीपल जिनका सैटरडे ऑफ नहीं होता। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन स्टिल जी आगे बढ़ते हैं। चूँकि अब मौसम की सूरत हाल पे हम लाजमी बात करते हैं। बाबूसर टॉप पे बर्फबारी स्टार्ट हो गई है, यानी पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी इस बात की नवीद है कि जो मौसम सरमा है उसकी आमद है। और बाबूसर के हवाले से ऑब्वियसली यहाँ पे बर्फबारी हुई है तो बाबूसर रोड को बर्फबारी के बायस बंद कर दिया गया है। तो लिहाजा जो भी लोग प्लान कर रहे थे कि वो जाएंगे बर्फबारी देखेंगे, आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। और बेहतर भी यही है कि आप लोग एहतियात करें और अपने प्लान्स को अकॉर्डिंगली जो है ना एग्जीक्यूट करें। इसके साथ साथ जी केपी के भी जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी, सवाबी में भी अगर हम बात करें तो तेज़ बारिश हुई, ज़ालाबाजी हुई और ओवरऑल मौसम जो है खासा खुशगवार हो गया। इसका मुझे लगता है कि जो इन इलाकों में बर्फबारी या बारिशें होती हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता है मुख्तलिफ मुल्क के दूसरे शहरों में भी। और लाहौर में भी स्पेसिफिकली सुबह जब आप उठें तो सबसे बड़ी की निशानी मैंने रखी हुई है कि पानी ठंडा आने लग गया। तो इट मीन्स कि अब आपको सर्दी की तरफ आना शुरू हो गए। इनफैक्ट ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये बारिश और बर्फबारी के हैं। बाबूसर टॉप वैसे आई हैव हर्ड कि बहुत प्यारा लगता है बर्फबारी के बाद। मैंने नहीं देखा हुआ, मैंने वैसे काफ़ी इलाके नहीं देखे हुए, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन स्टिल अभी देखने नहीं आप जा सकते क्योंकि वहाँ पे रोड बंद है। सो बी सेफ एवरीवन एंड प्लान अकॉर्डिंगली। लेकिन मौसम बेहतर हो गया, ये एक अच्छी खबर है। इसके साथ साथ जी सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ कल बड़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो आई जिसमें जमाइमा गोल्डस्मिथ ने BBC को एक इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू की हाईलाइट क्या थी, उसमें जमाइमा की उर्दू थी जिसमें उन्होंने मिली नगमा गाया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी उर्दू से थोड़ी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ बट स्टिल अपने बच्चों को मैं ये मिली नगमा सुनाया करती थी और उर्दू में उन्होंने ये मिली नगमा पढ़ा। आप भी सुने जरा। आई लव द वे एक ही सांस में उन्होंने सब पढ़ दिया, बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की। बट स्टिल दैट वाज द हाईलाइट ऑफ दैट इंटरव्यू जिसमें इन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया था। जनाब आगे बढ़ेंगे और स्पोर्ट्स के हवाले से शाहीन शाह अफरीदी की बात करेंगे। कल क्या स्पेल कराया, सुबह से यही मेरे कानों में भी आवाज़ आ रही है और स्टूडियो में भी आवाज़ आ रही है। क्या स्पेल करा दिया शाहीन शाह अफरीदी ने, यानी कि अफगानिस्तान के गुरबाज को उन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का यॉर्कर मारा कि वो हॉस्पिटल ही पहुंच गए बेचारे। आई फील फॉर दैट प्लेयर। लेकिन स्टिल वार्म अप मैच था जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिसमें शाहीन शाह अफरीदी आए वापस। आपको पता है काफ़ी लंबी इंजरी रही उनकी, उसके बाद रिकवर करके बिलाखिर वो वर्ल्ड कप के लिए ग्राउंड में उतरे। और इस वार्म अप मैच में उन्होंने ये जो स्पेल कराया वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन एक यॉर्कर उन्होंने मारा गुरबाज को अफगानिस्तान के, जो कोई उनके लिए इतना अच्छा साबित हुआ। वैसे वो यॉर्कर बहुत अच्छा था बट स्टिल गुरबाज ज़ख्मी हो गए। लेकिन उसके बाद ज़ख्मी हुए जब अपने ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी उनकी खैरियत के लिए वहाँ खैरियत दरियाफ्त करने के लिए वहाँ पे पहुंचे। लेकिन गुरबाज को ज़ख्मी होने के बाद हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन ये जो मैच था वार्म अप अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, ये बारिश की भेंट चढ़ गया और इसका कोई रिजल्ट तो नहीं आया। आज भी 2 मैच खेले जाएंगे जिसमें श्रीलंका का मुकाबला नीदरलैंड से होगा, नमीबिया का टाकरा जो है UAE के साथ होगा। ये वार्म अप मैचेस जारी हैं तो लिहाजा इस हवाले से हम आपको बताते रहेंगे। ये हमने सोचा कि शाहीन शाह अफरीदी इज बैक विद अ बैंग, तो हम उसकी एक वीडियो कुछ शॉर्ट्स आपके साथ शेयर करें। बढ़ते हैं जी। अब चूंकि हमने सुबह सुबह आपकी कोशिश की मैंने कि अच्छी खबरें दें आपको, आगे बढ़ते हैं और अब सियासत की बात करेंगे आज की बड़ी खबर। जी जनाब, बड़ी खबर में बात करेंगे। अक्टूबर खत्म होने जा रहा है। इमरान खान की फौरी इलेक्शन की तारीख की जो डेडलाइन है उसमें भी तकरीबन अगर हम बात करें तो 10 दिन बाकी हैं। कप्तान के खिलाड़ियों को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऑब्वियसली शिद्दत से इंतजार है, लेकिन हुकूमत भी मुकाबले के लिए तैयार है। इस्लामाबाद का सियासी मैदान सजाया जा रहा है, कानूनी महाज का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हुकूमत की दरखास्त पर इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत भी होने जा रही है, लेकिन
पीटीआई बैकडोर चैनल पर इदारों के साथ मुज़ाकरात और राज़ो न्याज की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। इमरान खान साहब के बाद फवाद चौधरी ने भी इतराफ़ किया है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। उम्मीद है 10 दिन में मामला तय पा जाएंगे और जनरल इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो अपनी पेशगोइयों की वजह से बहुत ज़्यादा खबरों में रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर पेशगोई की है कि सीटी बजने वाली है और 10 दिन में गेम ओवर होने वाली है। लेकिन हुकूमत ने अचानक अपनी तोपों का जो रुख है वो इदारों की तरफ कर दिया और कौमी असम्बली में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत कई हुकूमती अरकान ने मानी खेज किस्म की तकरीरें की और बेख्तियारी का दुखड़ा भी सुनाया। इसके साथ साथ जी मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें चली या चलवाई गई और पैगाम दिया गया कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, इंतखाबात के कोई मामले पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं होगी और इदारे किसी जत्थे की हिमायत भी नहीं करेंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे जो मुल्क की सियासी हाल है। दूसरी जानिब जी एक नया इंकशाफ हुआ है कि जब वैसे तो ये ओवरऑल ह्यूमन नेचर है कि जब कुछ अच्छा होता है तो हम सब उसके लिए क्रेडिट लेने के लिए हाजिर होते हैं और जब कुछ बुरा होता है तो हम किसी को उस पर डालने में उस पर जिम्मेदारी डालने में गुरेज नहीं करते। ऐसे कुछ डॉलर के हवाले से और इसाक डार साहब के हवाले से हुआ। इसाक डार साहब ने कहा कि जी मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सस्ता हुआ था तो इसाक डार साहब कह रहे थे देखें मैं आ गया हूँ, वो डॉलर सस्ता हो गया, मेरे होते होते इतना मतलब 100 के करीब पहुंच जाएगा डॉलर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब उन्होंने डॉलर की कीमत में बस जो थोड़ी कमी, उसके बाद जो भी मामला था उन्होंने स्टेट बैंक पे डाल दिया। इसी हवाले से बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। इम्तियाज गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज गुल साहब आपको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप? मौसम बड़ा अच्छा है आज। यस, बारिश हुई थी, लाहौर भी बारिश हुई? नहीं, लाहौर में बारिश नहीं हुई। इस्लामाबाद वाले इस मामले में जरा खुशकिस्मत है। सियासी मौसम गर्म रहता है ना तो अलम या वहाँ पे ज्यादा बारिश बरसाते हैं कि थोड़ा ठंडा रहे मामला। इम्तियाज गुल साहब, कल आपने एक बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया इमरान खान साहब के साथ, हम उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट में ये जो मामला चल रहे हैं बैकडोर राबतों के हवाले से, ऑब्वियसली इंटरव्यू से रिलेटेड भी हम आपसे पूछेंगे और इमरान खान की जो फौरी इलेक्शन की डेडलाइन है इसमें 10 दिन बाकी हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान कब करेंगे खान साहब? जी, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पसे पर्दा मुलाकातें या राब्ते हो रहे हैं उसका कोई नतीजा निकल आए ताकि लॉन्ग मार्च धरने की नौबत ना आए। तो इसीलिए बार बार वो लोगों को कह रहे हैं कि मैं कॉल ज़रूर दूंगा। साथ साथ वो सब्र की तलकीन भी कर रहे हैं और अच्छी बात है। ये मुल्क पहले ही इक़्तिसादी तौर पे कुछ अच्छे हालात से नहीं गुजर रहा है और जब धरने वगैरह होते हैं, मार्च होते हैं, उसमें ज़िंदगी आम मामूल की काफ़ी मुतासिर होती है। तो बड़ा अच्छा है अगर पसे पर्दा जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो जाएं और कोई डेट मिल जाए। हो सकता है इसी अगले 2-4 दिन के अंदर ही कुछ मालूमात मिल जाएं हमें, और वो मेरे ख्याल है मुल्क को कौम के लिए अच्छा होगा। ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है इसमें से हम निकल जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपने बैकडोर राबतों के हवाले बाज़गश्त जो हमें सुनाई दी और आपने मेंशन भी किया कि इमरान खान साहब शायद कॉल भी इसीलिए नहीं दे रहे कि वो इंतजार में हैं। ये जो 10 दिन में सूरत हाल वाज़े होगी, आपको लगता है कि किसी बेहतरी की तरफ ये सूरत हाल जाती हुई हमें दिखाई दे रही है? देखिए, जो भी वेल मीनिंग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखते हैं, वो अजीज़ हैं उन्हें, तो मेरा ख्याल है वो सब मिलजुल के कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे सूरत हाल से कि हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं, मार्च में हो, अप्रैल में हो। लेकिन लग ये रहा है कि पसे पर्दा कोशिशें, तमाम कोशिशों का मरकज़ जो है वो इंतखाबात हैं। इंतखाबात से पहले ज़ाहिर है फिर एक निगरान हुकूमत बननी है। अब वो जो असल फैसला करने वाले हैं और इस्लामाबाद के फैसला करने वाले, ये उनकी नीयतों पे और उनके फैसलों पे बेसिकली मुनहसर है कि किस हद तक वो एक ऐसा दरमियानी रास्ता निकालते हैं जिसमें सबको फेस सेविंग भी मिल जाए। क्योंकि कोई भी ये नहीं जाहिर करना चाहता कि उन्होंने लूज कर लिया है, वो हार गए हैं। अब मुश्किल है, जाहिर है पीडीएम, बल्कि पीडीएम क्या है आपको मालूम है, ये तो पीपीपी और पीएमएलएन की हुकूमत है। तो वो भी कुछ इस तरह की सूरत हाल से बचना चाहते हैं जहाँ पे उनको कहा जाए कि उन्होंने बहुत बड़ा कंप्रोमाइज कर लिया। लेकिन अगर मुल्क की खातिर इस तरह का कोई कंप्रोमाइज या समझौता हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जो आप अपने इब्तिदाई में भी रुपए और डॉलर की बात की है, वो सूरत हाल भी
उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में कुछ इस्तेहकाम नहीं आएगा, कोई गोल पोस्ट्स मुकर्रर नहीं होंगी। अभी लोगों को मालूम नहीं है कि उन्होंने महीने के बाद यहाँ पे वजीर आजम कौन होगा, 1-1.5 महीने के बाद आर्मी चीफ कौन होगा। तो जब तक ये मामला हल नहीं होते हैं उस वक्त तक गैर यकीनी रहेगी, और गैर यकीनी की वजह से हमारी मईशत पे भी और पाकिस्तानी रुपए की कदर पे भी बड़े गहरे बादल छाए रहेंगे। बिल्कुल, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये जो अनसर्टिनिटी है ये तो उसी तरह से बरकरार रहेगी। इम्तियाज गुल साहब, दूसरी जानिब हुकूमत ने अपनी तोपों का रुख अब इदारों की तरफ कर दिया है। असेंबली के अंदर कल बड़ी मानी खेज किस्म की तकरीरें हुई जिसमें इदारों को तनकीद का निशाना बनाया गया। ये अचानक से इधर यू टर्न क्यों हमें नजर आ रहा है? इसलिए कि उनको भी ये लग रहा है कि इमरान खान ने तने तनहा इदारों को चैलेंज किया और उसकी वजह से एक ख़ास पिच पे वो ले गए हैं। इस तमाम जो कौमी मफादात से मुतालिक बहस मुबाहिसा है जिसको डिस्कोर्स कहते हैं, उसको एक नए लेवल पे ले गए हैं। अब वो ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे बाकी जमातें जो हुक्मरान जमातें हैं उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि वो पीछे रहें, और उनको भी ये सूट करता है कि खुल के बातचीत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों ने कल बड़े वाज़े तौर पे कहा कि पीटीआई की पिटिशन थी और उसमें उन्होंने, चूंकि वो नैब में तरामीम के हवाले से थी और उसमें तमाम सिविलियन इदारों का जिक्र था, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने और उनके साथियों ने बाकायदा, मंसूर अली शाह साहब ने भी ये सवाल किया कि आपने इसमें बाकी फौज के जेरे कंट्रोल जो इदारे हैं उनका क्यों नहीं लिखा आपने, इसलिए कि वो कोई क्या एहतिसाब से बालातर हैं। तो ये जो एक नई डिस्कशन शुरू हुई है पाकिस्तान में, इसका वाहिद और वाहिद क्रेडिट मैं समझता हूँ कि इमरान खान को जाता है, और उन्होंने एक लिहाज से बाकी सब लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, और उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म में भला जरूर होगा। लॉन्ग टर्म में इम्तियाज गुल साहब भला तो होगा, लेकिन अभी जो सूरत हाल हमारे सामने है, जिस तरह से भी हम लॉन्ग मार्च को रोकने की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने अभी तक डेट फाइनलाइज नहीं की है, और ये जो हुकूमत हर तरह की ऑप्शन इस्तेमाल करी है, चाहे वो धमकी है, स्टेटमेंट्स हैं, फिर अदालत में जाने के हवाले से जो ऑप्शन है, हर तरह की ऑप्शन इस्तेमाल करने पर गौर किया जा रहा है। और आज तो समाअत भी हो रही है जिस केस के हवाले से, तौहीन अदालत के केस के हवाले से। तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब का जो पहले आपने अपने जवाब में कहा कि अभी वो इंतजार भी करें, लेकिन दूसरी जानिब कहीं ना कहीं इस वजह से भी इमरान खान साहब रिलक्टेंट है तारीख देने से? ऐन मुमकिन है कि उस वजह से हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इस किस्म की जो धमकियां हैं या इस किस्म की जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं इससे मरूब होने वाले अब नहीं हैं। वो जिस जहनी कैफियत में हैं उनका वाहिद और वाहिद मतमईन नज़र है इंतखाबात, और इंतखाबात के जरिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और ऐसी दूररस इस्लाहात जिसके जरिए पाकिस्तान का ये 19वीं सदी का निज़ाम हुकूमत तब्दील, जो तर्ज हुक्मरानी है, ये तब्दील हो सके। तो इसमें मेरा ख्याल है वो खुद भी हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। खुद आला अदलिया भी बड़ी कॉन्शियस है, उनको इस अमर का एहसास है कि इस वक्त हवा जिस रुख चली हुई है उसके मुखालिफ कोई काम करना उनके लिए भी मुनासिब नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। तो मुझे तो लगता है, मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ और उम्मीद ये रखता हूँ कि बिल आखिर भला इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का होगा, और वो लोग जिनका एक मौला जट वाला माइंडसेट है, जिन्होंने एक बार फिर कुछ 650 के करीब कंटेनर जगह जगह लगा दिए हैं इस्लामाबाद में, और ये एक बड़ा अच्छा कारोबार है ज़िले इंतज़ामिया के लिए, वजारत दाखिला के लिए। रोज़ाना कोई 2 करोड़ रुपए सिर्फ किराए की सूरत में चले जाते हैं इन कंटेनर्स के। आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी मार्च का ऐलान उन्होंने सिर्फ कहा कि हम करेंगे, और 10 दिन पहले से इन्होंने कंटेनर पकड़ के रख लिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना, अगर बहुत भी मोहतात अंदाज़ा लगाएं तो कम से कम 2 करोड़ रुपए रोज़ाना के हिसाब से ये आप इनको किराया देना पड़ता है। उसमें फिर आपको मालूम है जिन लोगों ने चेक साइन करने होते हैं, जिन्होंने क्लियर करने होते हैं, उनके अपने उसमें कमीशंस भी होते हैं। तो एक बड़ा एक कारोबार बन गया है धरने को, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, उसके नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे। मुझे तो लगता है इम्तियाज गुल साहब ये तो परमानेंट हिस्सा बन गए हैं इस्लामाबाद का। इन कंटेनर्स से मुझे लगता है ये खूबसूरती के लिए उन्होंने रखे हुए हैं कि जब दिल करे वहां से उठाए रख दिया जाए, रास्ता रोक दिया जाए। लेकिन लॉन्ग मार्च इस तरह से तो आई गेस इमरान खान साहब, आपने खुद भी कहा कि जो उनका माइंडसेट है
फिलहाल तो बजाय नजर नहीं आ रहा। कल आपने इंटरव्यू भी किया, आपको क्या लगा? इम्तियाज गुल साहब, चूंकि आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा बातचीत से, गुफ्तगू से, इमरान खान साहब की जो डायरेक्शन है वो आम इंतखाबात तो है उनका माइंडसेट, लेकिन स्टिल उसके साथ साथ जो इदारे हैं या ओवरऑल एक मुल्क की मैशत है, हर चीज़ के लिए बहुत चीज़ें चैलेंजिंग होती जा रही हैं। सो क्या लगा आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनसे गुफ्तगू से, कि क्या उनका एक डायरेक्शन उन्होंने सिम तय कर ली अपनी? देखिए, उनको बहुत ही तशवीश है कि उन्होंने जनरल बाजवा का भी नाम लिया इंटरव्यू में और उन्होंने फौज का भी नाम लिया और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो गुज़िश्ता 5-6 महीनों के दौरान हुआ है पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो कि एक यूनिफाइंग फोर्स है पाकिस्तान के लिए, उसका इमेज भी खराब हो रहा है और वो है चंद लोगों की वजह से। चंद लोगों में जाहिर है वो बार बार सिपह सालार या जनरल बाजवा का भी नाम लेते रहे हैं, लेकिन उनके इर्द 2-4 लोग होंगे जो उनके एतमाद के हैं। तो इमरान खान साहब इस हवाले से बहुत क्लियर हैं कि चंद लोगों के फैसले ने पाकिस्तान के फौज को बदनाम किया है, पाकिस्तान के इक़्तिसादी और सियासी मफादात को नुकसान पहुंचाया है और इस सूरत हाल की जल्द अज जल्द तस्हीह मुमकिन है और वो तस्हीह सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंतखाबात के जरिए मुमकिन है जिसमें नए जमातें ताज़ा मैंडेट लेके आए और फिर अपने आइंदा 5 साल की इक़्तिसादी और सियासी हिकमत अमली तरतीब दें। यानी अपनी मुद्दत तो एटलीस्ट पूरी की जाए और इस तरह के जो मामला थे उस वजह से ऑब्वियसली मुल्क की तमाम तर चीज़ों की एक जो डिस्टर्बिंग सिचुएशन वो क्रिएट होती है। इम्तियाज गुल साहब, दूसरी जानिब इसहाक डार साहब के हवाले से उन्होंने कल कहा कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है, स्टेट बैंक की भी जिम्मेदारी है। अगर डॉलर सस्ता हुआ है तो मैं क्रेडिट लूंगा, अगर डॉलर महंगा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट बैंक ले। जी से ज़्यादा तो कोई तवक्को उनसे नहीं हो सकती है और बड़ी मज़े की बात है कि उन्होंने हमें ये बताया गया कि न्यूयॉर्क से स्टेट बैंक के डायरेक्टर्स को फ़ोन कर रहे हैं कि ये डॉलर की कीमत में फिर क्यों इजाफा हो रहा है। हालांकि डार साहब ये कोई 1980 या 90 की दहाई नहीं है, उनको शायद ये समझ नहीं आ रही है कि जिस मुल्क में डॉलर की कमी हो, यानी हमारी बाहर से डॉलर कम आ रहे हैं, यहाँ से जा ज़्यादा रहे हैं क्योंकि हमारी दरामदात ज़्यादा हैं। बड़ी सीधी सी बात है, हमारे तेल की कीमतें, फिर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मंगवाने होते हैं। तो जिस मुल्क में भी आपकी इनफ्लो जो है वो कम हो आउटफ्लो से, यानी आपकी डॉलर में आमदनी अगर कम है तो उसमें डॉलर आपकी जो करेंसी है उसके मुकाबले में लाजमी कमजोर होगी। और दूसरी बड़ी बात कि डॉलर इस वक्त दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी बन गया है। उसके खिलाफ येन हो यानी जापान का, या बरतानवी पाउंड हो या यूरो हो, सब ने बुरी मार खाई है, तारीख की बदतरीन मार इस वक्त खाई है गुज़िश्ता 40-50 बरसों में बाकी करेंसियों ने डॉलर के मुकाबले में। लिहाजा ये बात कहना है कि जी रुपया बहुत पिट गया है, ये किसी हद तक हमारी अपनी पॉलिसियों की वजह से, हमारे पास चूंकि डॉलर्स कम हैं, दूसरा फिर बैनुल-अक़वामी तौर पे चूंकि अमेरिका ने शरह सूद में इजाफा किया है जिसकी वजह से डॉलर सप्लाई कम हो गई है, उन्होंने नोट छापने कम कर दिए हैं डॉलर, जिसकी वजह से दुनिया भर में एक बहरान पैदा हो गया है। तो डार साहब को मेरा ख्याल है सच्चाई के साथ खुल के कौम को बताना चाहिए असल वजूहात क्या है। ये धौंस धांधली लोगों को फ़ोन करना, बिजनेसमैन को फ़ोन करना, वो डॉलर कम भी इसलिए हुए थे, रुपए की कीमत इसलिए बेहतर हुई थी चंद दिन के लिए कि इन्होंने चंद जो बड़े बड़े इदारे थे जिन्होंने अपनी बरामदात कर दी थी लेकिन पैसे अपने पाकिस्तान नहीं मंगवा रहे थे, तो स्टेट बैंक के जरिए चूंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है, उनको उन्होंने कहा कि जी आप अपने पैसे ये फौरन मंगवाएं। तो कुछ $700 मिलियन के करीब पाकिस्तान आए, जिसकी वजह से डॉलर की रुपए की कदर में बेहतरी हुई। लेकिन जब वो और कोई सौदा नहीं रहा तो जाहिर है उसकी कीमत फिर ऊपर जाना शुरू हो गई। यानी वो हाइप तो क्रिएट की गई, चाहे वो उनके आने से पहले एक माहौल बनाया गया कि इसहाक डार साहब से डॉलर डर गया है और अब ये कम हो गया है, ये सारी सूरत हाल बनी। तो थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया। इम्तियाज गुल साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तज्जिया दे रहे थे। इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो बैकडोर राबते हैं
उनकी वजह से अभी कुछ डिले है, लेकिन स्टिल देखते हैं क्या होता है। इमरान खान साहब कब तारीख का ऐलान करते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले लाहौर इंतजामिया के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। जो ज़रिए इंतजामिया वो कुछ बेबस सी दिखाई देती है नान भाइयों के खिलाफ, क्योंकि 14 रुपए की रोटी हो गई जी और 22 रुपए का नान है। और अभी जब हम सुबह ये डिस्कशन कर रहे थे तो कुछ हमारे साथी भी हमें बता रहे थे कि जी 22 रुपए का नान नहीं है, ये तो ऑफिशियल जो है वो है, लेकिन 25 रुपए तक भी मिल रहा है। और अक्सर जगहों पे इस तरह के मामलात हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन फ़िलहाल तो इंतज़ामिया भी हमें बेबस नज़र आती है और नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग के खेल में कई गोल्ड मेडल्स जीत कर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और हाल ही में हम बात कर रहे हैं राबिया शहजाद की, जिन्होंने हाल ही में स्लोवाकिया के शहर तरनावा में मुनक्किदा वेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 52 किलोग्राम कैटेगरी में कुल 267.5 kg बॉडी वेट, जो उनका बॉडी वेट है वो 51.4 है। 52 किलोग्राम केजी में ये खेल रही थी और इसके साथ साथ इन्होंने 267.5 kg जो है वेट लिफ्ट करके दूसरी पोजीशन के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और इसके साथ साथ राबिया हमारे शो में पहले भी आई थी और इनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग जो फेडरेशन है उन्होंने इनको ब्लेम किया कि गुज़िश्ता 4 सालों से किसी भी इंटरनेशनल टूर पे इनको स्पॉन्सर नहीं किया गया, इनको नहीं शिरकत के लिए भेजा गया, जबकि वो ये कहलवाना चाहते हैं कि मेरे जो तमाम तर जो इस तरह के प्लेयर जिनके लिए मैं गई हूँ इनकी इमदाद फेडरेशन करती है, जबकि वो खुद सेल्फ फाइनेंस के ऊपर ये तमाम तर टूर जो है वो प्लान करती रही हैं। राबिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वेट लिफ्टिंग चैम्पियन है, इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच राबिया। और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद इस कामयाबी के लिए, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राबिया सबसे पहले तो अपनी इस चैंपियनशिप के हवाले से बताओ, कैसा कंपटीशन था? ये 52 kg कैटेगरी थी और आपका बॉडी वेट तो खैर कम था, लेकिन आपने बहुत हैवी लिफ्ट किया 267.5। सो अपने इस कंपटीशन को थोड़ा बताओ हमारे साथ। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी इन टर्नावा स्लोवाकिया एंड इट वाज वेरी ये जो कंपटीशन था मुझे 4 इयर्स के बाद मिला था। 4 इयर्स बाद जब आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, क्योंकि मुझे नेशनल लेवल पे भी नेशनल जो भी चैम्पियनशिप हुई थी 2019 उसमें मुझे फेडरेशन ने कहा था नो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। तो 4 इयर्स बाद मुझे एक कंपटीशन मिला था जिसमें मैंने अपनी जाके परफॉर्मेंस शो करनी थी, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर। दूसरी चीज मैंने एक टारगेट बनाया था कि मैं नेशनल रिकॉर्ड्स ब्रेक करूंगी एंड आई शो मतलब मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, और अगर मुझे रोका जा रहा है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाने से तो वो मेरे साथ एक इनजस्टिस है जो पाकिस्तान में किया जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे ऊपर स्ट्रेस, उसने मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज किया हुआ था। दूसरी चीज़ के स्लोवाकिया और पाकिस्तान में, स्लोवाकिया बहुत दूर है तो इतना 2 डेज तो मुझे टर्नावा तक पहुंचने में लगा, बिकॉज फर्स्ट वी वेंट टू हंगरी और हंगरी से फिर स्लोवाकिया के अंदर टर्नावा के अंदर गए। उसके अलावा जो मेरा बॉडी वेट था, जितना ज़्यादा आपका बॉडी वेट होता है उतना ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो, तो मेरा बॉडी वेट काफ़ी नीचे चला गया था क्योंकि अगेन मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। During the competition में सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम हुई, because I had no coach, I had no one to help me out, क्योंकि आपने अपनी लिफ्ट्स बतानी होती है कि आप इतना वेट उठाएंगे, अब आप इतना वेट उठाएंगे, तो वो सब कुछ मैं खुद कर रही थी। एंड द कॉम्पिटिशन वाज मतलब बहुत लंबे टाइम तक वो चला था, for 4 hours मेरी कैटेगरी की लिफ्टिंग हो रही थी, तो दैट वाज रियली टायरिंग, बिकॉज जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सिर्फ हम ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैं सिर्फ मैं ही वेट लिफ्ट कर रही होती हूँ। जब कंपटीशन में थी तो बहुत ज्यादा लिफ्टर्स थे जो जिनकी एक साथ लिफ्ट्स आ रही थी। बिल्कुल। अच्छा, ऑब्वियसली आपने खुद कहा कि बहुत चैलेंजिंग था आपके लिए क्योंकि सारा कुछ आप खुद मैनेज कर रही थी। अब सो ये तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आपको किसी भी तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर ये आपसे क्रेडिट देने के हवाले से क्यों बात की जाती है कि आप कहें कि आपको ये तमाम तर जो ट्रिप्स है ये फेडरेशन स्पॉन्सर कर रही है? देखें, सपोर्ट तो मैं कहती हूँ आप छोड़ दें, आप मुझे सपोर्ट ना दें, आप मुझे कोई कोच ना दें, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना दें। आप देखें, एक एंट्री भेजना कितना आसान काम है,
सेल्फ फाइनेंस के ऊपर मैं जाने को रेडी हूँ। मैं सिर्फ उनसे कह रही हूँ आप मेरी एंट्री भेज दें इंटरनेशनल कंपटीशन में, उस पे आपको ब्लैकमेल किया जाता है। क्यों? इसकी क्या वजह है? तो इसकी क्या वजह है? क्यों आपकी एंट्री भेजने को क्यों तैयार नहीं हो? एक तो ब्राइबरी और दूसरी चीज फेवरेटिज्म, कि आप अपने जो भी जानने वाले लोग हैं उनको फेवर करो, आप दूसरों को साइड पे कर दो। स्पेशली जो कराची से हैं, आई मस्ट से दिस, कि जो भी एथलीट्स कराची से हैं उनके साथ अगर कोई लाहौर की फेडरेशन है तो वो बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म पे चले जाते हैं। एंड दूसरी चीज डेफिनेटली दे वांट कि आप उनका नाम लें, आप उनको प्रमोट करें ज्यादा। जैसे अगर मैं सब फाइनेंस पे जा रही हूँ तो वो चाहते हैं कि मैं बोलूँ कि नहीं फेडरेशन सपोर्ट कर रही है। ठीक हो गया। चले राबिया, वी होप कि ये आपके मसाइल हल हों और फेडरेशंस को ख्याल आए कि अगर सेल्फ फाइनेंस पे भी प्लेयर्स जा रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। अच्छा राबिया, फर्दर क्या प्लान है? ये चैम्पियनशिप में तो आपने पार्टिसिपेट किया, मेडल भी ले लिया, अब आगे फ्यूचर में किस तरह कोई मुकाबला आ रहा है, कोई चैम्पियनशिप आ रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने का इरादा रखती हैं? अभी तक तो मैंने वैसे प्लानिंग स्टार्ट नहीं की, लेकिन मेरा टारगेट जो है कि मैंने वेट कितना लिफ्ट करना है वो ये है कि मैंने अब जो 267.5 नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है, अब मैं इससे ज्यादा लिफ्ट करूं, क्योंकि आई वांट टू सेट अ हायर एंड हायर रिकॉर्ड फॉर माय सेल्फ। ठीक हो गया। अच्छा राबिया, दूसरी जानिब ऑब्वियसली हम आपसे ये तो जानने हैं कि अभी आपने प्लान नहीं किया, बट अपनी ट्रेनिंग को बताओ, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप थोड़ा 52 कैटेगरी में खेल रही थी और 51.4 में आपका वेट था, बॉडी वेट। तो अपनी इस वेट कैटेगरी को भी आपने इंक्रीज करना है, यू आर वर्किंग कि आप इस पर भी थोड़ा काम करो? जी, मेरी वेट कैटेगरी जैसे 52 है, तो अगर आपका बॉडी वेट 53, 54 हो और फिर कंपटीशन से पहले आप 1-2 kg रिड्यूस कर लें तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है। तो यस, मुझे अपना बॉडी वेट भी इंक्रीज करना है, वैसे हो नहीं रहा है, लेकिन दैट इज आई थिंक आई फाइंड इट टू बी वेरी लकी कि आप खाएं बहुत ज्यादा लेकिन आपका बॉडी वेट इंक्रीज नहीं हो। सो यस, आई हैव टू वर्क ऑन दैट। एंड दूसरी चीज कि ट्रेनिंग भी डिफरेंट करनी है, ट्रेनिंग टेक्निक्स भी डिफरेंट करनी है ताकि जो मसल गेन है वो ज्यादा हो। तो राबिया, आप अपनी स्ट्रेंथ के लिए किस तरह का वर्कआउट करती है? ऑब्वियसली एक लड़की की फिजिक या स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं होती है, एंड बॉडी वेट लिफ्टिंग ये इटसेल्फ एक बहुत जो कह लेना मैनली स्पोर्ट का समझा जाता है, बट स्टिल आप तो बहुत अच्छा खेली भी हो, परफॉर्म करी हो, तो अपनी स्ट्रेंथ के लिए किस तरह का वर्कआउट करती हो आप? मैं प्योर वर्कआउट करती हूँ, मीनिंग प्योर पावर लिफ्टिंग वर्कआउट, उसमें कोई दूसरी एक्सरसाइजेस नहीं डालती, और मैं एवरी डे ट्राई करती हूँ कि मैं जितना मेरा बॉडी मुझे अलाउ कर रही है मैं उतना वेट उठाऊं। वरना कुछ लोग होते हैं जो 50% अपना मैक्स का उठा रहे होते हैं, तो मेरा कोशिश होती है मैं 90 to 100% पे ट्रेन करूं ताकि मेरी बॉडी आदी रहे ज्यादा से ज्यादा वेट उठाने के लिए। जबरदस्त। एट द एंड कोई राबिया मैसेज देना चाहो देखने वालों को? ऑब्वियसली आपने अभी आगे प्लान किया है कि अपने अपने इस नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक करना है खुद ही, सो कोई आप जो आपको यंग लड़कियां देख रही हैं उनको क्या कहोगे? मैं उनको यही कहूंगी कि आप वर्क हार्ड करें और जितने भी आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं अल्लाह उनको दूर करता है। आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे अल्लाह ने किया कि मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ बगैर किसी सपोर्ट के। मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो अल्लाह सब कुछ देता है, बस आपका हार्ड वर्क की जरूरत होती है। बेशक हार्ड वर्क की जरूरत होती है। थैंक यू वेरी मच राबिया, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्लान्स, और अल्लाह करे कि आपकी फेडरेशन वाले मामलात भी हल हों और इनको ख्याल आए कि जो प्लेयर्स सेल्फ फाइनेंस पे भी जा रहे हैं बस उनको सपोर्ट भी दे दी जाए तो ये भी बहुत बेहतर है। जिम्मेदारी ये फेडरेशन और इदारों की ही है। राबिया शहजाद हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमने पहले आपसे बात की लाहौर में जो नान और रोटी की कीमतों के हवाले से। अब कराची के अंदर बात करें तो महंगाई के सताए अवाम के लिए एक बुरी खबर यह है कि डेयरी माफिया ने दूध की फी लीटर कीमत पे 20 रुपए इजाफा कर दिया और उसके बाद कराची में दूध की जो फी लीटर कीमत है वो 200 रुपए हो गई और दही 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इससे कबल गुज़िश्ता माह भी हम देखें तो डेयरी फार्म्स की जानिब से दूध की कीमत में 20 रुपए लीटर इजाफा किया गया था, जबकि कराची में दूध की जो सरकारी कीमत है
वो 120 रुपये लीटर है। ताहम शहरी जो है इंतज़ामिया और ये जो दूध की कीमतें हैं इस पर काबू पाने में नाकाम नज़र आ रही है इंतज़ामिया, लेकिन दूसरी जानिब और शहरी जो हैं वो मनमानी कीमतों पर दूध खरीदने पर मजबूर है। सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलाई गई कि जो दूध है इसके बाइकआउट किया जाए, तो उसका इम्पैक्ट आया या नहीं आया, इसी हवाले से बात करेंगे। और कराची में जो कीमतें ज़्यादा वसूल की जा रही हैं इसकी क्या सूरत है, इसी पे बात करेंगे। काशिफ हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। काशिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ज़रा एक पिक्चर हमारे सामने रखिएगा कि कराची में जो दूध की खपत है या इसकी जो इस्तेमाल है वो किस तरह की है, और उसके बाद यहाँ पे जो मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं इस हवाले से भी बताइएगा। जी, जिस तरह आपने बताया कि 120 रुपये लीटर सरकारी कीमत है, लेकिन सरकार की कीमत हमेशा वो नेशनामे तक सरकारी दफारी तक ही महदूद रहती है, कभी भी मार्केट में इसका इतलाक नहीं होता। कराची के अंदर दूध की डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है, घरेलू खपत जो घरों में दूध इस्तेमाल होता है वो 50 लाख लीटर है। कमर्शियल खपत इसके अलावा है। इस 50 लाख लीटर को यौमिया अगर देखा जाए 80 रुपये लीटर, 1 लीटर के ऊपर नाजायज़ और गैर कानूनी मुनाफा यौमिया 40 करोड़ रुपए, महीने के 12 अरब रुपए और साल के 144 अरब रुपए बनते हैं। केएमसी का बजट 32 अरब रुपए। आप समझ सकते हैं कि डेयरी माफिया इन गैर कानूनी और नाजायज़ कीमतों के जरिए केएमसी के बजट से 4 गुना ज़्यादा पैसा एक साल में कराची के शहरियों की जेब से निकाल लेगा। और ये अलमिया है कि सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर इस पर खामोश हैं। कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस वक्त कराची में दूध 200 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। दही की कीमत 300 रुपये है। फीकस आमदनी के लिहाज से भी अगर 1000 रुपये पाकिस्तान में इस वक्त फीकस आमदनी है, तो क्या कोई एक शख्स अपनी आमदनी में से 20% सिर्फ 1 लीटर दूध की खरीदारी के लिए खर्च कर सकता है कि अगर वो ये भारी कीमत पर दूध खरीदेगा तो बाकी वो अखराजात कहाँ से पूरा करेगा। यही वजह है कि कराची के शहरियों ने बिलाखिर हुकूमत से और शहरी इंतजामिया से मायूस होने के बाद एक बाइकाट की अपील की थी 2 दिन पहले। सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा रहा, लेकिन उसके असरात आज देखे जा रहे हैं। जिस दुकान पर मैं मौजूद हूँ, नाज़ामाबाद का इलाका है, मिडिल क्लास इलाका है, यहाँ पर आमदनी जो है एक मुतवाजिन है, लेकिन इसके बावजूद दुकानदार का ये कहना है कि उसकी सेल में गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान 40% तक कमी आ चुकी है और वो अपना इजाफी दूध ओपन मार्केट में ले जाकर बेचने पर मजबूर है। ओके। तो काशिफ, ये जो इंतज़ामिया है इस हवाले से हमें क्यों बेबस नज़र आती है? ऑब्वियसली जिस तरह से आपने खुद भी मेंशन किया कि अपनी ये नाज़िमाबाद का इलाका है, एक मिडिल क्लास लोग तबका यहाँ पर रहते हैं और ऑब्वियसली हर एक की आमदनी अब चूँकि इन्फ्लेशन की वजह से ऑलरेडी हर कोई, चाहे वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, हर एक पे इम्पैक्ट आया है। तो ये जो 1 लीटर दूध है, तो फिर इसके बावजूद इंतज़ामिया इस पर कोई एक्शन लेने से कासिर क्यों है? जी बिल्कुल, देखें, इंतज़ामिया की जो मजबूरी है, जब हम इंतज़ामिया से बात करते हैं कि भाई आप सरकारी नेटनामे पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं ओवर चार्ज करने वाले दुकानदारों के साथ साथ उन होलसेलर और उन डेयरी फार्मर्स को भी क्यों नहीं कानून के दायरे में ला रहे, जो कीमतें मनमाने तौर पर बढ़ा रहे हैं, सरकार के रेट को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, तो शहरी इंतज़ामिया का ये एक ढीला सा मौक़िफ़ सामने आता है कि वो उस कराची इतना फैल चुका है, उनके इंतज़ामी उमूर इतने पेचीदा हो चुके हैं, पोलियो की मुहिम वो चला रहे हैं, सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए वो काम कर रहे हैं, अमन व अमान के मसाइल को वो देख रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि कमिश्नर के पास, डीसी के पास, असिस्टेंट कमिश्नर के पास उतना इख्तियार तो है, लेकिन शायद उनके पास वक्त नहीं है या उनकी तरजीहात नहीं है। सिंध हुकूमत, पॉलिटिकल हुकूमत जो कि अवाम के राइट्स की कस्टोडियन है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो शहरी इंतज़ामियों को मौसर तरीके से इस्तेमाल करे। या तो सरकार की रिट कायम की जाए और सरकार के रेट पर अमल दरामद किया है, या फिर अगर कॉस्ट ज़्यादा है, इस वक्त अगर डेयरी फार्मर्स की लागत ज़्यादा है क्योंकि कराची में जो भैंसों का चारा है वो नायाब हो चुका है, दस्तयाब नहीं है, मवेशियों की कीमतें जो है वो डबल हो चुकी हैं, तो अगर उनके भी कोई जायज़ मसाइल हैं तो बैठ के हल किए जाने चाहिए। डेयरी सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उनको सहूलतें देनी चाहिए ताकि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो। ये जो ज़रूरी बात अभी बतानी ज़रूरी है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूध पैदा करने वाला 4था बड़ा मुल्क है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुल्क जो दूध पैदा करते हैं 4थे नंबर पर पाकिस्तान है। लेकिन हमारे यहाँ ही स्टंटिंग यानी बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के जो मसाइल हैं वो 40% हैं। एशिया में ये रेशो 20 से 21% है, यानी हम एशिया के पसमानदा मुल्कों से भी कमज़ोर हमारे बच्चे हैं। तो इसके लिए बुनियादी ग़िज़ाइयत बख्श जो ग़िज़ा है वो दूध है। ऑब्वियसली ये बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं है तो फिर क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ ही होगी। और पाकिस्तान अगर 40% उसमें शामिल होता है तो ये एक बड़ी अलार्मिंग डिजिट है। थैंक यू वेरी मच काशिफ हुसैन, बहुत शुक्रिया। और ऑब्वियसली इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि अपनी रेट कायम करे हुकूमत, ये जो दूध की कीमतों में
इजाफा हो रहा है एक आम आदमी के लिए, अगर वो एक दूध की कीमतें उसकी पहुंच से दूर है, तो फिर वो क्या अपने बच्चों को 1 लीटर दूध के लिए किस तरह से वो मैनेज करेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। अल्लाह करे इन कमिश्नर और डीसीज के पास टाइम और कराची के अवाम के मसाइल पे भी तवज्जो दी जा सके। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम आपको दिखाएंगे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी, जिसमें हमना खालिद आज मुलाकात करवा रही है जुल्फी बुखारी से। देखते हैं क्या बातें हुई ओवर अ कप ऑफ कॉफी में। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद, और आज मैंने कहा यार एक लंबी सी वो क्या कहते हैं जो मैं एक ओपनिंग बनाती हूँ पूरी, उसको मैं अराउंड 1 मिनट घुमाती हूँ, तो आज ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आज मेरे साथ है सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी। तो मैंने कहा नोन एज जुल्फ़ी बुखारी, यानी ईजी सा। तो सबसे पहले आराम से उनको वेलकम करते हैं और फिर उनका निकनेम पूछते हैं कि क्या रीज़न थी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए। और जुल्फ़ी बुखारी कैसे इतने नोन, आपका ये निकनेम किस तरह से स्टार्ट हुआ, किसने रखा? जुल्फ़ी मुझे बहुत कम लोग पुकारते थे, मेरी फैमिली और बहुत क्लोज फ्रेंड्स लंदन में। अच्छा। वरना नाम जुल्फ़िकार है। जुल्फ़िकार है। और जब स्कूल में था, बाहर और यूनिवर्सिटी में और काम में, तो क्योंकि पासपोर्ट पे आईडी पे सबसे पहले सैयद आता था, तो लोग मुझे सैयद बुलाते थे एक्चुअली बाहर। तो मेरे बाहर के जो फॉरेनर्स हैं, दोस्त हैं, वो सारे सैयद बुलाते हैं। तो जुल्फ़ी फिर वो पता नहीं कैसे क्लिक हो गया और पता चला कि सब मुझे जुल्फ़ी कह रहे हैं। तो इट जस्ट ऑल ऑफ अ सडन हर बंदा, तो पहले मुझे बहुत ही ऑड लगा क्योंकि सिर्फ मुझे बहुत ही करीब जुल्फ़ी पुकारते हैं। तो पहले मैं बहुत था, अब मेरा नाम जुल्फ़िकार है लेकिन बार बार लोग जुल्फ़ी कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब कोई जुल्फ़िकार कहे तो फिर मैं ऐसे देखता हूँ कि किसको बुला रहे हैं। अच्छा, आप यू नो एक मल्टी टैलेंटेड बिजनेसमैन, देन पॉलिटिशियन, देन मेरे ख्याल में एक वेल नोन सेलिब्रिटी, टॉप 5 आप वेल ड्रेस में भी आ चुके हैं, देन एक मूवी फिल्म प्रोड्यूसर भी। तो पॉलिटिशियंस, मतलब आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की, मतलब इतनी फील्ड में आप एट अ टाइम मल्टी टैलेंटेड? आई थिंक मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है लेकिन अभी भी पॉलिटिशियन बनना सीख रहा हूँ। सीख रहे हैं। तो इट्स बड़ी एक डेप्थ की फील्ड है और इसमें बहुत ही इंट्रिकेसीज हैं। लेकिन आई थिंक एक नेचुरल एवोल्यूशन आता है। ऑब्वियसली मेरे लिए एक मेंटोर आइकॉन खान साहब थे, तो ऑब्वियसली वो स्पोर्ट्समैन थे और फिर वहाँ से मतलब सेलिब्रिटी, फिर ब्रांड आइकॉन, और फिर एक वहाँ के मैं बिज़नेस में ज़्यादा था और मतलब अल्लाह ने उसमें शोहरत दी, तो उस तरीके से फिर चीज़ों में गया जहाँ फिर यू नो सेलिब्रिटीज़म और फिर यहाँ पॉलिटिक्स में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर एज फिल्म प्रोड्यूसर मैं आपसे पूछूं, आपका एक एक्सपीरियंस जो कि आपने एक फिल्म प्रोड्यूस की केक, तो उसके बारे में वो आपका वो ख्याल कैसा आया कि यार मुझे इस पे यू नो इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी सुपर हिट हुई, तो वो आपकी साइड किस तरह से एज प्रोड्यूसर आपको? केक मेरे पास आई, मेरा एक बहुत ही अजीज़ दोस्त या डिस्टेंट कज़न कह लें, आसिम, जो मूवी का डायरेक्टर है, राइटर है, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है। अभी आई थिंक उसकी फवाद और सनम सईद की एक सीरीज़ आ रही है उसकी, तो आई विश हिम द बेस्ट फॉर दैट, द होल क्रू। लेकिन ये उनकी पहली बड़े पैमाने पे मूवी थी, तो मतलब सिंपल सी स्टोरी है। वो LSE में जाते थे यूनिवर्सिटी में, मैं अपना A-levels कर रहा था, वो मुझे इकोनॉमिक्स रात को ट्यूटर करते थे, तो मैं हमेशा उनको कहता था कि यार I'll pay you back। तो फिर जब उनके फैमिली रीज़न से वो न्यूयॉर्क, लंदन से वापस पाकिस्तान शिफ्ट हुए, तो उनको यहाँ फिल्म सीन देखे कि बूम हो रहा है, तो उन्होंने फिर एक कहानी लिखी। फिर उन्होंने मुझे एक दिन कॉल की कि मैं इट्स योर टर्न टू डू मी अ फेवर।
तो फिर मैंने खाली उनसे एक चीज़ पूछी कि मैं अपने वालिदैन के साथ देख सकता हूँ ना। अच्छा, वो उन्होंने बोला हाँ ऐसा ठीक है, फिर लेट्स डू इट। कोई डेट रिवील करें कब आ रहे हैं लॉन्ग मार्च? अक्टूबर में, अक्टूबर के एंड से पहले सही। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रिपरेशंस हो रही हैं। खान साहब ने बड़ा एक प्लान बनाया हुआ है और लॉन्ग मार्च आई थिंक बहुत कामयाब भी होगा इंशाल्लाह। जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें मिलेगा, लेकिन इसी महीने होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो। लोकल गवर्नमेंट के जितने इलेक्शंस हुए हैं वो भी पीटीआई जीती, तो क्या रीज़न है इमरान खान की जो वोटिंग बैंक है दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है, सक्सेस क्या है? यार आई थिंक अदर देन यूथ भी, इवन ओवरसीज पाकिस्तानी भी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप देखें कितने मायूस हुए हैं जब से ये गवर्नमेंट आई है, रेमिटेंसेस गिर गई हैं, इन्वेस्टमेंट रुक गई है, खैर पूरा पाकिस्तान रुक गया है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हर चीज़। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये कि जब हम गवर्नमेंट में थे तो जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आप पे बड़ी क्रिटिसिज्म आती है, आप चाहे जो भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, आप अंडर क्रिटिसिज्म रहते हैं ना, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट बेहतर करते हैं चाहे आप जितना अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही और जब शख्सियत हो इमरान खान जैसी तो वो और भी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। तो उस वक्त लोग, मुझे याद है लोग कहते थे कि जी हम हल्के में नहीं जा सकते, महंगाई हुई हुई है, कोरोना, वो कुछ 26 या 24% पे इन्फ्लेशन थी उस वक्त, अब आ गई है 50% के करीब या ज़्यादा भी। तो वो तो अभी हनीमून पीरियड लगता है इसके मुकाबले में। लेकिन लोग जितना भी क्रिटिसाइज़ करते थे उनको पता था कि उनके पास एक ईमानदार सादिक व अमीन प्राइम मिनिस्टर था। चाहे वो गवर्नमेंट की हमारी बहुत सी नाअहलियाँ होंगी, इसमें कोई शक नहीं, हम गवर्नमेंट में थे, कौन सी हर चीज़ हमारी परफेक्ट थी, लेकिन लोगों को पता था कि इमरान खान उनका वज़ीर आज़म है, चाहे वो ओवरसीज़ हों चाहे वो पाकिस्तानी हों, फ़ख्र से कह सकते थे। जब खान साहब के साथ ये साजिश हुई, मैं समझता हूँ कि रिएक्शन इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि लोगों का दिल टूटा कि एक ऐसे इंसान के साथ ये हुआ है। 5 साल बाद ख़त्म हो जाती, लोगों को हुकूमत नहीं पसंद आती, हमारी पॉलिसीज़ या हम उनके मुताबिक नहीं चल सके या एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट कर सके, तो वो एक और चीज़ थी। वो शायद एक फिर से एक इलेक्शन होता, हारते जीतते स्लिम मेजॉरिटी जो भी होता, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक ऐसे शख्स को जिसने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को दिया है और पाकिस्तान की वक़ार को दिया है, और फिर उनके साथ एक ऐसी इम्पोर्टेड किस्म की कंस्पिरेसी हो जाए, तो आई थिंक सबका दिल टूटा है। लेकिन उस दिल टूटने में बेहतरी ये हुई है कि लोगों की खुददारी जागी है कि बस हो गया, पाकिस्तान के साथ और नहीं हो सकता ऐसे, और खान साहब वो ब्रेकिंग पॉइंट थे। अच्छा, लास्ट 4 years वाले एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और देन अप, तो क्या डिफरेंस आपने फील किया एज एन प्राइम मिनिस्टर कह लें, एज एन ह्यूमन बीइंग कह लें उनमें? आई थिंक अभी खान साहब बहुत ही ज़्यादा टनल विजन में कि उनको पता है कि उनको क्या अचीव करना है, मतलब वो बिल्कुल अग्रेसिव मोड में आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मोड खान साहब को ज़्यादा सूट करता है। अच्छा, एज यूथ मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि कहा जाता है कि इमरान, मतलब और भी पॉलिटिशियंस हैं, बट द पावर ऑफ सोशल मीडिया जो है वो इस टाइम इमरान खान है, तो उसकी क्या सक्सेस है कि अदर देन यूथ, मतलब ऑब्वियसली यूथ, लेकिन अदर देन कि एक उनका ट्वीट और वो मिलियंस में उसके फॉलोअर्स, कमेंट्स और लाइक्स जाते हैं, तो आई थिंक ये क्या है, मतलब इनिशिएटिव है इसका? इसमें बहुत से रीजंस हैं। सबसे फर्स्ट अपमोस्ट ये है कि खान साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। दूसरी चीज़, खान साहब आई थिंक सबसे पहले थे पॉलिटिक्स में जिनको सोशल मीडिया की पहचान और उसकी वर्थ नज़र आई। बाकी लोग, मुझे याद है, बड़ा करते थे वो सोशल मीडिया क्या है जी, ट्विटर दा पीएम है, फेसबुक दा पीएम है, ये वो ऐसे करते रहते थे। लेकिन खान साहब लगे रहे सोशल मीडिया पे कि ये एक सिर्फ एक डिफरेंट मीडियम नहीं है मीडिया का, लेकिन ये सबसे कामयाब मीडियम होगा। और आई थिंक अभी खान साहब ने और पीटीआई ने साबित कर दिया है कि टीवी ना भी हो, मैं समझता हूँ टीवी ऑब्सलीट की तरफ जा रहा है, बिल्कुल कोई इतना देखता नहीं है, हर चीज़ अपने फ़ोन पे देखते हैं और वो बेसिकली सोशल मीडिया के ज़रिए। और जब हम पे ये बैन्स लगे थे कि खान साहब के कोई जलसे नहीं दिखाए जा रहे थे या कोई इंटरव्यू नहीं दिखाया जा रहा था, कोई ये फ्लड्स का टेलीफोन नहीं दिखाया जा रहा था, फिर भी सोशल मीडिया ने मतलब और वायरल कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा लाइटर नोट पे जाते हैं, और वो ये कि
ब्रांडिंग से बात हुई तो आप भी एक मैगजीन में टॉप 5 में वेल ड्रेस्ड ऑपोजिट शायद फवाद खान के आप, तो वो आपकी कैसे अचीवमेंट है कि मतलब आपने हर फील्ड में अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, तो ये किस तरह से आप सब कुछ मैनेज करते हैं, इतना टाइम आप किस तरह से? I mean, I don't know, लेकिन I wasn't opposite फवाद खान, खाली ये था कि I think फवाद खान साहब पाकिस्तान से सिर्फ शायद मैं और वो थे शायद और फिर कोई और लोग थे। अच्छा, रैपिड फायर है और उसमें है कि आपके पास ऑप्शन होगी और आपने एक आध सेलेक्ट करनी होगी, अदरवाइज एक क्वेश्चन होगा और वो आपने आंसर देना होगा। डन? ओके। चलें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आपको याद दिलाती है जब आप मुल्क से बाहर होते हैं? ऑब्वियसली खाना। ओके, अगर आपके पास ऑप्शन हो उनमें से क्या बनना पसंद करेंगे, सेनेटर या MNA? MNA। ओके, लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग वॉक? लंदन या इस्लामाबाद? रात के 2 बजे अगर आपको कॉल आ जाए तो किसकी कॉल उठाएंगे, शाह महमूद कुरैशी या असद उमर? दोनों की कॉन्फ्रेंस कॉल। लेकिन आजकल शायद शाह साहब थोड़े से डाउन है तो उनका प्रायोरिटी बनती है, लेकिन असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं तो, लेकिन क्योंकि आजकल वो थोड़े से शायद डाउन हो तो उनकी पहले। चलो, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन? आई थिंक इस वक्त बेस्ट एक्ट्रेस एटलीस्ट है आई थिंक सबा कमर। एग्रीड। पाकिस्तान में रहते हुए घूमने कहाँ जाते हैं अदर देन इस्लामाबाद? हम कभी ज़्यादा भी में टाइम ही नहीं मिला इतना, लेकिन GB सबसे ज़्यादा आई थिंक मैंने विज़िट किया है नॉर्थ में जी, तो गिलगित बल्तिस्तान सबसे ज़्यादा मेरी विज़िट्स वहाँ हुई है और मुझे बहुत ही पसंद है। हुंजा, स्कर्दू, नगर आगे, मतलब है कि बहुत ही गज़र बहुत ही खूबसूरत है। लाहौरी खाबे या कराची की बिरयानी? लाहौरी खाबे। चरसी टिक्का या बलोची सज्जी? इनमें से किसको सियासत छोड़ देनी चाहिए, मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो? आई डोंट थिंक वो अभी तक आए हैं सियासत में। बिलावल तो फॉरेन मिनिस्ट्री में इंटर्नशिप कर रहा है और वो भी एक डिजास्टर है, और मरियम ने अभी तक उसने कोई रोल नहीं अदा किया। आप मुख्तलिफ शोबों के कारोबार करते हैं, अगर किसी एक शोबे का इंतखाब करना हो तो किस को आप चूज करेंगे? ऑप्शंस हैं कोई? नो। अच्छा, कौन सा बिजनेस? बिजनेस, टेक, स्टार्टअप्स बिजनेस जो startups, tech, investing in startup technology and stuff like that. Investor funds, VC funds, मुझे वो चीज़ बड़ी पसंद है। इनमें से किसका मशवरा खान साहब सीरियस होकर सुनते हैं, परवेज़ खटक या इमरान इस्माइल संजीदगी से? दोनों की। खटक साहब ज़्यादा सीनियर हैं और बहुत ज़बरदस्त सियासतदान है, तो आई थिंक खटक साहब की एक वेटेज ज़्यादा है। ओके, फ़र्ज़ करें मतलब जुल्फ़ी बुखारी अगर आज PTI में ना होते तो कौन सी जमात में होते? मैं किसी जमात में ना होता। मेरा नहीं ख्याल मैं किसी जमात में होता, मैं सियासत में भी ना आता। चलें, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हड्डियों की बीमारियों की वजूहात, इब्तदाई अलामात और बर वक्त तशखीस, इसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट, इससे प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, और बीमारियों जो हड्डियों की बीमारियां इसमें मुब्तला मरीजों को जो अवेयरनेस फराहम करना है वो बेहद ज़रूरी है। और आज हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से इससे मुतालिक आगाही फराहम करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सेहत के मुताबिक इमराज़ क़ल्ब के बाद ऑस्टियोपोरोसिस इंसान के लिए दूसरा सबसे बड़ा मसला है। ये बीमारी जो है हड्डियों में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कम करता है, जिसकी वजह से हड्डियां नरम हो जाती हैं, जिससे हड्डियां टूटने यानी फ्रैक्चर होने का इम्कान बढ़ जाता है। और माहिरीन सेहत के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद इस बीमारी का शिकार हैं, जिनमें 75 से 84
जो एज ब्रैकेट है उसकी 97%, जबकि 45 से 54 साल की जो खवातीन है वो 55% खवातीन शामिल हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे कि क्यों होती हैं हड्डियों की बीमारियां, इससे जो है हम प्रिवेंशन कह सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता हो गई है तो इलाज क्या होगा। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ सर्जन भी, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से ऑब्वियसली अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बीमारी को लेके, और ऑस्टियोपोरोसिस का आज आलमी दिन है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कुदरती बीमारी है जो एज के हिसाब से इसमें किसी को भी इससे बचत नहीं है, लेकिन ये उन चंद बीमारियों में है जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, जिसको हम अगर आगाही फैलाएं तो हम इसको अवाइल उम्री में अपनी हड्डियों की सेहत को बेहतर करते हुए बुढ़ापे में जाके ऑस्टियोपोरोसिस जैसे अवॉइडेबल मर्ज से बच सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों का भुरभुरापन। ये ऐसी है जैसे हमारी लकड़ी को अगर दीमक लग जाए तो वो वीक हो जाती है और फिर वो टूटना शुरू हो जाती है, टूट जाती है। इसी तरह हड्डियों की जो मोटाई, चौड़ाई या हेल्थ या बोन मैश है वो वीक हो जाता है, और हड्डियों के टूट फूट के अमल की वजह से इनमें माइक्रो फ्रैक्चर्स और इवेंचुअली बड़े फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। कहा यह जाता है कि हम इस दुनिया में पैदा होते हैं जिस हड्डी के नीचे से, उसी हड्डी के फ्रैक्चर से अमूमन लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो फ्रैक्चर, कूलों के फ्रैक्चर से हमारी इतनी हाई मॉर्टेलिटी है इसमें कि सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस से हार्ट अटैक के बाद सबसे बड़ी रीज़न है ये मेडिकल जो इतनी भी हमारी है इस पर जितना बर्डन है उसकी वजह। अच्छा डॉक्टर फैसल, बेसिकली क्यों होती है, क्या रीजंस हैं? हमारी लाइफस्टाइल का इशू है, जेनेटिक एक चीज़ है, रीजंस को हम डिस्कस करें ताकि उनकी प्रिवेंशन की जानिब भी जा सके। इसमें है नॉन वेरिएबल यानी फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, जैसे मर्द और औरत का तयन, यानी कि फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह है कि मेल हजरात जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज या आउटडोर काम करते हैं, मशक्क़त वाला काम करते हैं। ओवरऑल उनका हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि उनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है, उनकी हड्डियों की चौड़ाई या सेहत ज़्यादा बेहतर होती है आम ख़वातीन की निस्बत। दूसरा, ख़वातीन के जो हार्मोन्स हैं वो इनकी हड्डियों में उनका बड़ा अमल दखल होता है, जबकि मर्दों में ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता। ओवरऑल औरतों को 2 स्टेजेस पे ऑस्टियोपोरोसिस आता है। एक है जो उनका जब हार्मोन्स बंद होते हैं जिसे मेनोपॉज कहते हैं, उसमें हड्डियों की वीकनेस आती है, और 50% ऑफ द फीमेल्स अराउंड देर 40 और 50 साल की उम्र में इसका शिकार हो जाती हैं। एक है सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस जो एज के हिसाब से आता है, उसमें हम जब 50 या 60 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो मर्द और औरत में इसकी तनासब 2 से 1 है। औरतों में ये दुगनी हो जाती है, मर्दों में ये गुना कम होती है। इससे हमारी हड्डियां वीक होने के अलावा फ्रैक्चर्स हो जाती हैं, और हमारी जो कमर है वो कुबड़ी या टेढ़ी हो जाती है, और इसे जैसे हमारी अपरेंट हाइट लॉस हो जाती है, हमारी हाइट कम हो जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या हैं? खुदा न खास्ता अगर किसी को इस तरह की कोई बीमारी होने वाली है, ख़वातीन में भी, अर्ली सिम्टम्स तो होंगे कि जिसकी वजह से हम प्रिवेंशन की तरफ जा सकें। सबसे पहले तो इसको अर्मिला समझना ये चाहिए कि इसको हम जब ये आ जाए तो फिर हम इससे नहीं बच सकते। अच्छा। हमें इसमें आगाही इतनी अहम है कि अगर हम अपनी, जैसे आपकी एज है, अगर आप इस लाइफ में, हम बची ऑस्टियोपोरोसिस से अपनी जवानी में सकते हैं। यानी आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, दूध का इस्तेमाल कसरत से करें, और एक्सरसाइज कोई ना कोई ऐसी ज़रूर करें जिससे आपका बॉडी मास इंडेक्स, बोन मास डेवलप हो, ताकि एंड में जब ये कंज्यूम हो या कम हो तो इतना मौजूद हो कि इसको कम होते होते भी टाइम लग जाए। ये ऐसी जैसे अगर कोई पहले ही तंग दस्त है तो उस पर कोई माली परेशानी आएगी तो वो और तंग दस्ती में चला जाएगा। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ही कम है और तो ओल्ड एज के हिसाब से जो इसमें कमी आनी है वो आप अच्छे तरीके से इसको फेस नहीं कर सकेंगे। तो अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट जिसमें दूध, अंडा, मछली, और जो हमारा अब सबसे बड़ी वजह यह है जो आजकल ऑस्टियोपोरोसिस है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। बिल्कुल। हम देसी घी से दूर हो गए, हम देसी मुर्ग नहीं खा सकते, कोई भी ऐसी देसी चीज़ नहीं खा सकते, हमारे बच्चे ब्रायलर पे आ गए। ये अब जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इन्हें कहा जाता है कैल्शियम के रॉबर्स, यानी डॉकू हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम दूध सोडा पीते हैं जो कि बहुत सारे लोगों की एक मरगूब मशरूब है, तो वो कहते ये है कि वो जो आप इसमें सॉफ्ट ड्रिंक डालते हैं, ख़ासतौर पर कोला ड्रिंक्स,
वो कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है और हमारी अंतड़ियों से बाहर चला यानी जाता उसकी है। तासीर ही खत्म हो गई। तासीर खत्म होगी। ये ऐसे जैसे हम एसी भी चला लें और हीटर भी चला लें तो आपको बिजली का बिल तो बहुत सारा आएगा, लेकिन टेम्परेचर पे हाँ, तो ये सारा पड़ेगा, हमारा वेस्टेज जाता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल से हम इससे बच सकते हैं। अच्छा, इसके अलामात में जैसे मैं असल सवाल की तरफ आता हूँ, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अच्छा। और साइलेंट किलर कहते हैं कि इसकी पहली अलामत ही अमूमन फ्रैक्चर होता है। तो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम लोगों में ये आगाही पैदा कर सकते हैं कि एक तो खवातीन 40 के बाद हर साल अपना अगर BMD जिसे बोन मैस इंडेक्स कहते हैं, अगर वो चेक कराएं और रेगुलर एक्सरेज करवाएं, अर्ली जो उसकी वजूहात के अलावा जो इसकी अलामतें हो सकती हैं उनमें हड्डियों में नॉन स्पेसिफिक पेन, यानी कि आपको डिफ्यूज हड्डियों में दर्द हो जाती है, अकड़ाव आता है, आपकी हाइट या कुबड़ापन आना शुरू हो जाता है और आपको चलने फिरने में दुश्वारी महसूस। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने जैसा कहा साइलेंट किलर है, अगर एक बार हो गया तो उससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? एक तो ये है कि हम अपनी जवानी में अपना बोन मैस जब डेवलप कर लें तो हमारे आखिरी के दिन जो है ना वो बेहतर गुजरेंगे। तो हम अगर हमारा कोई बंदा नहीं हो सका या इसका शिकार हो गया तो उस वो किस स्टेज पे प्रेजेंट करता है। अगर तो फ्रैक्चर के साथ आया तो डेफिनेटली हमें फिर उस कूल्हे हड्डी का या जिस हड्डी का भी फ्रैक्चर है, 3 जगहों पे इसका कॉमन फ्रैक्चर आता है, कलाई पे आता है, मोहरों पे आता है और कूल्हे पे आता है, तो उसका इलाज होगा। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए फिर भी हम कैल्शियम विटामिन डी पे बहुत जोर देंगे। ये बुनियादी ग़िज़ा में हमारी एक चीज़ है जो मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जिनसे हम ऑस्टियोपोरोसिस को, जैसे स्ट्रॉन्शियम है, बिसफॉस्फोनेट्स हैं, और इसके अलावा हम अपने ओल्ड एज में अगर बुजुर्ग हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज हो गया है तो हम उनके कमरे में उनकी सीढ़ियों पे ऐसी तब्दीलियां लाएं कि उनके गिरने के इम्कानात कम हो जाएं। तो उसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ फॉल। प्रिवेंशन ऑफ फॉल से अमेरिका में उन्होंने देखा गया कि उनका तकरीबन 2/3 उनका जो फ्रैक्चर था वो कम हो गया, हालांकि बीमारी मौजूद थी। हमारे यहाँ जैसे बिनाई कम हो जाती उम्र के हिसाब से, तो हम बुजुर्गों को ऊपर वाली मंजिल पे ना रखें, उनको सीढ़ियों से बचाएं, उनका जो बाथरूम का फ्लोर है वो वेट ना हो, उनके स्लीपर्स का डिज़ाइन, उनके रूम में वायर्स वगैरह ना हो, बच्चों का अमल दखल ऐसा हो कि वो गिरे ना। और हमारे यहाँ अमूमन हम लोग स्टिक्स इस्तेमाल करना बुरा समझते हैं बुजुर्गी में। अगर आपको लगे कोई पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस का तो उसको जोर दिया जाए कि आप एक असिस्टिव डिवाइस जरूर रखें। ताम इसमें भी आप कुछ एक्सरेज और कुछ हड्डियों के टेस्ट करवा के आप इसकी जल्द रेगुलर आप उस पर अपना फोकस रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, एट द एंड कोई मैसेज आज के दिन के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से लोगों को आप देना चाहिए? देखिए, जिंदगी की खूबसूरती हरकत है और हरकत मुमकिन नहीं है हड्डियों और जोड़ों के बगैर। जैसे कहते हैं ना कि एक हेल्दी ब्रेन के लिए हेल्दी बॉडी बहुत ज़रूरी है, इसी तरह आपकी अपनी हेल्थ के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी खुराक से है, आपकी वर्जिश से है, आपके अपने जिस्म के रहन सहन के तरीके हैं, गैर ज़रूरी हमारे सोने के तरीक़ों से लेके खाने पीने के तरीके से और अच्छी एक्सरसाइज। जब से ये नए चीज़ें आई हैं मोबाइल्स वगैरह, तो हम अपने बच्चों को देखें वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाते ही नहीं है, तो हम उन्हें इसकी तरगीब दें कि वो बाहर कुछ खेल कूद में हिस्सा लें। तो इस तरह हम अपने माशरे को सेहतमंद और हड्डियों के मुख्तलिफ अमराज से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल मसूद हमारे मौजूद थे। ऑर्थोपेडिक के हवाले से आज हम बात कर रहे थे ऑस्टियोपोरोसिस को, कि ये बीमारी जो है ऑब्वियसली आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बड़ा ज़रूरी है। आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, ताकि अर्ली एज में अगर इस पे आप प्रिवेंशन कर लेंगे तो लेटर एज में जाके आपको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।